नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर न्यूज रूम लाइव। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी और जुड़ेंगे और आज हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि ज्ञान व्यापी केस में नई और ताजा अपडेट क्या है। मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। साथ ही बात होगी आगरा के ताजमहल में 22 कमरों वाली मिस्ट्री से। पर्दा उठेगा या नहीं, उस पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बात कुछ और खबरों की भी होगी। आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। अर्पिता। और खबरों में चर्चा बुलडोजर की भी होगी, क्योंकि एक बार फिर से चला है बुलडोजर। किन किन इलाकों में पहुंचा बुलडोजर वो भी बताऊंगी मैं, अर्पिता आपको। सही बिल्कुल अर्पिता, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत न्यूज रूम लाइव में। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली के कुतुब मीनार के नाम बदलने की मांग शुरू हो चुकी है और आज सुबह से हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। विष्णु स्तंभ, जी हां, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कीजिए। इस मांग को लेकर दिल्ली में हिंदू संगठनों ने सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कीजिए, ये मांग को लेकर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मशहूर कुतुब मीनार के बाहर ये लोग बैठ गए और वहां कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग के साथ साथ इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये मांग लगातार उठ रही है। इन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ कुतुब मीनार है बल्कि और भी जो दिल्ली के मुगल शासकों के नाम पर सड़कों के नाम है उन्हें बदलने की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती पुलिस ने बरती और उन सभी को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया गया। ये वो ऐतिहासिक कुतुब मीनार इमारत है जिसका नाम बदलने की मांग अब तेज होती जा रही है। विष्णु स्तंभ नाम किया जाए, क्योंकि कई सारे तर्कों के साथ एक तर्क ये भी है कि वहां एक अशोक स्तंभ है जो ये प्रतीक करता है और वहां पर मंदिर भी है। लगातार मांग कुतुब मीनार की बदलने की हो रही है। आगे जानकारी देंगे शुभांकर। बिल्कुल सही। पहले ताजमहल को लेकर विवाद चल रहा था, अब इसके बाद यहां पर कुतुब मीनार को लेकर विवाद हो गया है। आज तक की टीम यहां पहुंची है, हमने वहां से एक रिपोर्ट बनाई है, हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ईश्वर की रिपोर्ट जरा देखिए, समझिए क्या है ये पूरा विवाद। एक और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट और एक और मांग अब ये है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए। ये मांग क्यों आई है, कहां से आई है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने हम यहाँ उन लोगों से बातचीत करने आए हैं जो कुतुब मीनार से लगभग 500 मीटर दूर ये मांग लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं और विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए, यही हमारी मांग है। आज हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री को विज्ञप्ति देने वाले हैं, जो कि हमारी मांग रहेगी कि पुनः विष्णु स्तंभ इसे घोषित किया जाए। मांग वही है जो सनातन ये देश था सनातनियों का और ये बन के रहेगा, वही मांग है। एक ये महरौली का विष्णु स्तंभ के नाम से वो नहीं, मैं तमाम इस देश के बाहर की जो भी वो हैं उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समस्त वही होना है। मांग ये है इस समय कि ना सिर्फ कुतुब मीनार बल्कि जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका नाम मुगलों ने रखा था उन सभी का नाम बदलकर सनातन धर्म के हिसाब से उनका नाम रखना चाहिए। इस समय जो धरना प्रदर्शन आपको दिख रहा है, जो झंडे आपको दिख रहे हैं, इन सभी की मांग फिलहाल तो यही है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर उसको विष्णु स्तंभ कर दिया जाए, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से ये कुतुब मीनार नहीं, ये विष्णु स्तंभ है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। तो मुगलों ने जो हमसे छीना था उसका नाम बदलना, अब सवाल ये भी होगा कितनी चीजें ऐसी जिनका नाम बदलना है। मल्लिका। बिल्कुल शुभांकर और ऐश्वर्या की रिपोर्ट आपने देखी। ऐश्वर्या खुद हमारे साथ जुड़ गई है। ऐश्वर्या का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है। ऐश्वर्या, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा कुतुब मीनार परिसर में जय हनुमान जय श्री राम हो रहा है, आखिर क्या मांग है हिंदू संगठनों की वहां?
देखिए, सबसे पहली मांग है कि कुतुब मीनार, जो कि एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, उसका नाम बदल दिया जाए। और इस समय यहाँ पर आलम यह है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। देखिए, काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल आपको यहाँ पे दिखेंगे। पीछे आपको दिख रहा है, देखिए कुतुब मीनार भी आपको यहाँ से नजर आएगा। तो ये जो मॉन्यूमेंट है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, विश्व भर से लोग आते हैं, अब ये मांग उठी है कि इसको बदला जाए। यहाँ पे आलम यह है कि लोगों को बाहर रोक दिया गया है। ये बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं भीड़, यहाँ पर जो लोग जवान, जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, उनके ऊपर कहीं हावी ना हो जाए। इसीलिए सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं वो काफी पुख्ता है। ये पूरी सड़क पर आम दिनों में अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से वहां तक लोग जाते हैं अंदर कुतुब मीनार के, बट अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। ये पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, बैरिकेडिंग पीछे हुई है, यहीं पे पुलिस की गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं। कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग यहाँ पर चल रही है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि प्रदर्शनकारी अंदर घुस जाएं और कुतुब मीनार, जो यहाँ से लगभग 30 से 40 मीटर दूर है, बिल्डिंग आपको नजर आएगी कुतुब मीनार की सीधे हाथ पर, ऐसा ना हो कि वो अंदर घुसकर कुतुब मीनार के अंदर ही पहुंच जाए। लोगों का इस समय यहाँ पे अंदर आना और जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हर तरफ बैरिकेडिंग है। वो पहली बैरिकेडिंग थी जो मैंने आपको दिखाई, मैं चल के आपको दूसरी बैरिकेडिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरी बैरिकेडिंग है यहाँ पर। तो लोग इस समय यहाँ पर अलाउड नहीं है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। रोज वो लोग यहाँ पर आएंगे जब तक कि उनकी मांग को पूरा ना कर दिया जाए। बहुत भारी तादाद में कुतुब मीनार के बाहर यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद, लोगों का आना और जाना बंद कर दिया गया है और सिर्फ यहाँ पर आपको इस समय सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा खतरा पैदा ना कर दे। और सुरक्षा के वहां पर कड़े इंतजाम ऐश्वर्या जो आपने हमें दिखाया किए जा चुके हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर राजीव। मलिका, एक और बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है। यहाँ पर सड़कों का नाम बदलने की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उन्होंने मांग की है कि सड़कों का नाम बदला जाए। तो दिल्ली में कई सड़कें उन्होंने बताया कि जिनके नाम बदलिए, और उनका कहना है कि तुगलक रोड, उसका नाम बदला जाना चाहिए। इसके साथ साथ कई और सड़कों के नाम इसमें है जिनको बदलने की मांग उन्होंने की है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी, कहा कि तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग कर दिया जाए, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग कर दिया जाए, बाबर लेन का नाम बदल दिया जाए और उसको खुदीराम बोस के नाम पर रखा जाए, और हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड कर दिया जाए। शाहजहां रोड का नाम भी बदलने की मांग की जा रही है और दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने की मांग की जा रही है। तो कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग, इसके साथ साथ सड़कों के नाम बदलने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है और इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे आपको अर्पिता। और देखिए राजीव, ये नाम बदलने की जो बात है, ये मांग पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन हाँ, इस माहौल में एक हवा जरूर इसको मिलती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में नाम बदलने की किस तरीके की लड़ाई चल रही है, अब तक जो नाम कुतुब मीनार, अब मांग उठ रही है कि उसका नाम बदल दिया जाए और उसका नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। विवाद वहां गणेश मंदिर को लेकर भी है, लेकिन अभी फिलहाल नाम बदलने की बात हो रही है। वहीं तुगलक रोड, वहां पर मांग उठ रही है कि उसको गुरु गोविंद सिंह मार्ग उसका नाम रख देना चाहिए। वहीं अकबर रोड जो है, उसके लिए मांग उठ रही है कि उसको महाराणा प्रताप मार्ग घोषित कर देना चाहिए। तो नाम बदलने को लेकर अब यहां पर कयास हो रहे तेज। और देखिए किस तरीके से बाबर लेन जो है, मांग ये उठ रही है कि उसका नाम भी बदल दिया जाए। अब तक जो नाम है, जो नाम ऐसे हैं जो बाबर पे हैं या अकबर पे हैं, उन्हें बदल दिया जाए। ये मांग बार बार उठते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर लेन का नाम भी बदलने की बात आ रही है। हुमायूं रोड जो है, उसको महर्षि वाल्मीकि रोड करने की मांग अब उठ रही है। तो ये नाम है जिनको लेकर आपत्ति लोगों की है, खासतौर पर बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको, ये जो नाम है, इन नामों को बदल देना चाहिए। शाहजहां रोड जो है उसे विपिन रावत रोड, जनरल विपिन रावत रोड कर देना चाहिए। आदेश गुप्ता से जो ये मांग उठा रहे हैं, उनसे हमने खास बातचीत की है, वो अब आपको सुनवाते हैं। आज हमने जो पत्र लिखा है उसमें हमने मांग की कि औरंगजेब रोड, जिसका नाम पहले से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया है, औरंगजेब लेन जो बची हुई है उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए। जो अकबर रोड है वो महाराणा प्रताप जी के नाम होना चाहिए, क्योंकि अकबर हमारे देश के लिए कभी आइडियल नहीं हो सकते। हमारे देश की जनरेशन के लिए जो आदर्श है वो महाराणा प्रताप है। ऐसे ही हमने हुमायूं रोड का नाम
और तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह रोड, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड और खुदीराम बोस रोड बदलकर, ऐसे करके हमने एक महर्षि वाल्मीकि, खुदीराम बोस और जिन्होंने हमारे जो अभी जनरल हुए बिपिन रावत, उनके नाम पर भी एक सड़क का नाम इस लुटियन जोन के अंदर रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां और ये जनरेशन भारत को भारत के वीरों से जाने, ना कि विदेशी आक्रांताओं से जाने। तो साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि आक्रांताओं से नहीं रोड के नाम होने चाहिए, जो वीर हैं भारत के उनके नाम पर ही आगे रोड के नाम होने चाहिए। सही, बिल्कुल अर्पिता, और ये विवाद सिर्फ एक जगह का नहीं है, कई सारी जगह हैं, वो सब के बारे में हम आपको बताएं। कहीं नाम बदलने की मांग हो रही है, कहीं सर्वे करवाने की मांग हो रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है। देखिए 4 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार के बाहर आज सुबह से हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। वाराणसी में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। यहां पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग मुस्लिम संगठनों ने उठा दी है। आगरा के 22 कमरों को खोलने की मांग भी उठ चुकी है और एक याचिका इसमें दायर की जा चुकी है। वहीं मथुरा में ईदगाह मस्जिद में भी मांग की गई है कि वहां भी सर्वे करवाया जाए, वहां हिंदू कलाकृतियां और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने की बात कही जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें यहां पर चारों जगह जबरदस्त मांग और प्रदर्शन हो रहा है। तो ये चारों तस्वीरें हैं, विवाद पर हर जगह हमारी नजर बनी रहेगी। इनमें से एक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, बताएंगे मल्लिका। बिल्कुल, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर, किस तरह से अब इस पूरे मामले में विवाद लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार इस मामले में हर रोज एक नया पहलू, एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है और थोड़ी ही देर में वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर सुनवाई होनी है, क्योंकि कमिश्नर को बदलने को लेकर एक पक्ष की तरफ से मांग उठाई जा रही है। सर्वे रोके जाने के आरोपों पर भी आज अहम सुनवाई होनी है। अभी ज्ञानवापी का सर्वे अधूरा है, आखिर ये सर्वे कब पूरा होगा? ज्ञानवापी के अंदर सर्वे हो या नहीं, ये सवाल अहम है। सवाल ये भी कि वर्तमान कोर्ट कमिश्नर पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति कितनी जायज है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में ऐसे कई सवाल हैं जिनका फैसला वाराणसी की अदालत को करना है। ये मंदिर मस्जिद के विवाद के फैसले से पहले की लड़ाई है, जो अब कोर्ट के पाले में है। मुख्य विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर था या नहीं। हिंदू और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मोहाली से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मोहाली में एक और धमाके की खबर सामने आ रही है। पंजाब के मोहाली में एक और धमाका हुआ है। मोहाली में 24 घंटे में ये दूसरा धमाका, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहाली में 24 घंटे में ये दूसरा धमाका हुआ है। पंजाब के मोहाली में एक और धमाके की खबर से सनसनी फैल गई है। अभी जिस तरह से पहले मामले की भी जांच पूरी नहीं हो सकी है, कई तरह के सवाल इस हादसे के बाद खड़े हुए थे कि आखिर ये सुरक्षा में चूक हुई या कोई बड़ी लापरवाही या कोई साजिश के तहत ये हमला हुआ, रॉकेट ग्रेनेड से जो हमला किया गया। लेकिन अब जो खबर मिल रही है, एक और मामला सामने आया है, एक और धमाके की ये बड़ी खबर। पंजाब के मोहाली में एक और धमाका हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता दें ये पहले धमाके की तस्वीरें हैं इस वक्त यहाँ पर, और अब कहा जा रहा है कि एक और धमाका हुआ है 24 घंटे में, ये दूसरा धमाका, बड़ा धमाका। अब बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती कि अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के डीजीपी सामने आए थे, कहा सब कुछ हमारे कंट्रोल में, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की बात की गई। लेकिन अब यहां पर एक और धमाके की जब खबर आती है तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या पंजाब इस वक्त खतरे से जूझ रहा है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है,
कई सौ किलोमीटर इलाका ऐसा है जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गतिविधियां पंजाब में देखने को मिली हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल, कई तरह की आशंकाएं लगातार खड़ी हो रही हैं। इन सब के बीच में ये बड़ी खबर आती है कि पंजाब में एक और धमाका हुआ है। सुबह से लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में डीजीपी और एनआईए की टीम लगातार डटी हुई है, लेकिन यहां पर एएनआई के हवाले से जो बड़ी जानकारी आती है वो ये आती है कि एक और धमाका हुआ है। इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है। एक और ब्लास्ट की खबर यहां पर निकलकर सामने आई है और इस बार जिस दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है वो इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर धमाके की बात निकलकर सामने आई है। दूसरा धमाका होता है तो खबर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि कल भी ये माना गया था कि शाम को अगर ये हमला ना होता, दिन में होता, तो शायद उसका असर ज्यादा बड़ा हो जाता, क्योंकि जिस तरह से एक सफेद गाड़ी से दो लोग आते हैं, धमाका करते हैं और उसके बाद यहां से वापस लौट जाते हैं, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे उसके बाद। लेकिन अब दूसरा धमाका, तो ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी, खतरा बहुत ज्यादा बड़ा और कई सारे सवाल जो है वो भी खड़े होते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है एएनआई के हवाले से। ये बड़ी खबर मोहाली में ये दूसरा धमाका और दूसरे धमाके से हड़कंप। इससे पहले जबरदस्त धमाका हुआ था और तब ये कहा गया कि रॉकेट से ग्रेनेड जो है दागा गया था, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागा गया था और अब एक दूसरा धमाका हुआ है। ये जो धमाका हुआ है, धमाके करने वाले कौन थे, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी जानकारियां मिलने अभी बाकी है। लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर ये धमाका हुआ। इससे पहले पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था। ये जो है ग्रेनेड दागा गया था, सारे की सारी जो वहां की कांच है वो टूट गया था। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन टावर्स की जांच वाबर की जा रही है। एक्सपर्ट्स कुछ ये भी कहते हैं कि टारगेटेड नहीं था, रैंडम फायर था। लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं कि जब तक उस मामले की जांच हो पाती, एक और धमाका हुआ है। एक और धमाका हुआ है और दफ्तर के बाहर हुआ है। मोहाली से ये बड़ी खबर। तो मोहाली से ये एक और बड़ी खबर। 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा धमाका और दूसरे बड़े धमाके से हड़कंप मच गया और अब आगे जो जानकारी है आपको देंगे अर्पिता। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि सर्वे जो था वो पूरा नहीं हो पाया। दूसरे दिन जब टीम पहुंची थी तो वहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से उन्हें रोका गया, जिसके बाद अब ये पूरा मामला अब जब कोर्ट पहुंचा है तो वहां पर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात भी कह दी कि किस तरीके से जब वो सर्वे करने पहुंचे तो उन्हें रोका गया। फिलहाल ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण ये इसमें इस बात पर भी फैसला हो सकता है कि कोर्ट कमिश्नर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये चाह रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर जो है उसे बदला जाए। हालांकि कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी दलील दी कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से वहां जाकर सर्वे करने की कोशिश की है। बाकी फैसला कोर्ट का है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर आगे क्या फैसला करती है। तो अब इस पूरे मामले पर देखिए सुनवाई चल रही है, क्या होता है इस पर नजर रहेगी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे सहयोगी सही बिल्कुल अर्पिता, समर्थ के पास लिए चलते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या जानकारी मिल पाई है? सुनवाई शुरू हो गई, क्या कोई अंदर से जानकारी मिल पाई है? मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि कोर्ट कमिश्नर को बदल दिया जाए और क्या क्या कुछ होगा आज? सही देखिए, बड़ी खबर वाराणसी से ये है कि श्रृंगार गौरी मामले में इस वक्त लोकल कोर्ट में ये जो सुनवाई है ये शुरू हो गई है। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सिक्योरिटी जो वाराणसी पुलिस ने इस वक्त इस कोर्ट की बढ़ाई है। तस्वीरों के जरिए मैं समझाऊं तो 2 लाइन्स में ये पुलिस जो जवान जो है आपस में बढ़ गए हैं। और अगर आप देखेंगे इनके हाथ में कैंस हैं और ये रस्सी जो आप देख रहे हैं सईद, ये रस्सी इन्होंने ली हुई है क्योंकि कल यहाँ पर गहमा गहमी हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने ये रस्सी ली है, जिससे कि भीड़ अगर आती है तो इस पूरे एरिया में गैदर होने से रोकी जा सके। क्योंकि जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर कल यहाँ काफी भीड़ हुई थी, जिसके चलते धक्का मुक्की हुई थी। इसके लिए यहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए, क्योंकि आज एक बड़ा निर्णय है। जो एडवोकेट कमिश्नर है उनको लेकर भी स्थिति आज क्लियर हो सकती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो किसी पार्टी या वादी से ओरिएंटेड है, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो वहीं जो हिंदू पक्ष है और सरकारी पक्ष है उसका ये कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर ने निष्पक्ष तौर पर पूरी जांच की। और एडवोकेट कमिश्नर ने कल खुद मौखिक तौर पर इस लोकल कोर्ट में कहा है कि मैंने निष्पक्षता से जांच की है और आखिरी कॉल कोर्ट के पास है। तो
अहम दिन हो जाता है, और अहम दिन इसलिए और है क्योंकि सर्वे की जो डेट है उसका भी डिसीजन आज हो सकता है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार, देखिए पीछे से लोकल कोर्ट के यहाँ पर पुलिस की जो टीम्स हैं वो किस तरह से लगी हुई हैं। पर यहाँ से जो अपडेट सबसे बड़ी है वो ये है कि यहाँ पर जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है सही, तो हम मान सकते हैं अगले 1 से 1.5 घंटे में शायद कार्रवाई खत्म होगी। उसके बाद 2 चीजें सामने आएंगी। नंबर 1, एडवोकेट कमिश्नर चेंज होंगे या नहीं होंगे, या एडवोकेट कमिश्नर यही कंटिन्यू करेंगे। नंबर 2, सर्वे का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि ये जो डेट सर्वे की होगी, नई डेट जो आएगी वो एडवोकेट कमिश्नर खुद तय करेंगे। तो ये दोनों चीजें आज के इसमें अहम है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का जो कहना है वो लगातार इस बारे में दलील दे रहे हैं कि एडवोकेट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है। तो देखना है कि कोर्ट का आज क्या कहना है। कल जब बातचीत हुई थी तब भी जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था आज की डेट दी गई थी। फिलहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यही रीजन है। पंजाब के मोहाली में जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और अब इसी सवालों के इर्द गिर्द जांच भी चल रही है। और पुलिस जो कि पहले कह रही थी कि आतंकी एंगल नहीं लग रहा है, बाद में ये मानती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है इसमें कोई आतंकी एंगल भी हो। और अब बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर ये कि अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, मोहाली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने ये दावा किया, ये बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, खुफिया विभाग की जांच में मिले हैं कई अहम सुराग। और ये अहम सुराग के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही, टीएनटी विस्फोटक के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इस धमाके में टीएनटी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ होगा। मोहाली ब्लास्ट मामले में पुलिस का ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री के साथ हुई, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, और कुछ गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में भी मुमकिन है। तो इस धमाके के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि पूरी गंभीरता के साथ वो स्थिति समझ रहे हैं और वो आगे कार्रवाई भी करेंगे और पंजाब सुरक्षित रहे ये सुनिश्चित करेंगे। सही, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से पंजाब इंटेलिजेंस के ऑफिस पर ये धमाका हुआ तो वो 2 संदिग्ध कौन थे ये? क्या ये आतंकवादी थे, क्या ये खालिस्तानी आतंकवादी थे, सफेद कार से आए थे, क्या पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से इन्हें निर्देश मिल रहे थे, किसके इशारे पे इन्होंने काम किया? वो सफेद कार किसकी थी? 7000 कॉल्स की जांच हो रही है, 1-2 नहीं, 7000 कॉल से यह अंदाजा लगाया जाएगा, उन अपराधियों तक पहुंचा जाएगा, उन आतंकियों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बेहद बड़ा 3 मोबाइल टावर्स में भी सुराग छिपे हुए हैं, यानी कि 7000 फोन कॉल्स और 3 मोबाइल टावर्स। आसपास के इलाकों पर नजर होगी, वहां जो भी संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं उन पर होगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये वो 2 व्यक्ति, 2 संदिग्ध, किनसे इनका संबंध है, कौन है ये लोग, किसके इशारे पर इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया? धमाका था पानी। वो सारी तफ्तीश चल रही है, इससे नहीं किसने फायर किया इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं डीजीपी साहब ने सारे इंटेलिजेंस के अफसर ने मीटिंग ली है और सारा डिटेल जी है वो निकल रही है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी का हमला अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये आतंकी हमला है या फिर कुछ और अगर यह आतंकी हमला नहीं है तो फिर हमलावरों के पास आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे हथियार कहां से आए? ये किसी गन हाउस में मिलने वाला आम बंदूक तो है नहीं जिसे कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। जाहिर है ऐसे हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर फौज या अर्धसैनिक बलों के जवान ही करते हैं। ऐसे में अगर पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हमला होता है तो मामला यकीनन गंभीर हो जाता है। लेकिन पंजाब पुलिस ने फिलहाल इस हमले के आतंकी हमला होने और न होने पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही है।
उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और पंजाब का माहौल बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती बरती जाएगी। बार बार कहना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे उपजे सवाल और उसके मायनों पर और चर्चा करें। आइए उससे पहले इस वारदात की पूरी एनाटॉमी जल्दी से समझ लेते हैं। सूत्रों की माने तो ये धमाका मोहाली में मौजूद खुफिया विभाग के दफ्तर पर शाम करीब 7:45 पर हुआ। हमला इमारत की तीसरी मंजिल पर हुआ, जहां हमले के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि हमले की वजह से इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए और चीजें इधर उधर बिखर गई। लेकिन पुलिस ने कहा कि धमाका मामूली है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये हमला बाहर से हुआ। फिलहाल ये हमला आतंकी है या नहीं, इस पर पंजाब पुलिस ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने इसके आतंकी हमला होने से इनकार भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमले के लिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। जाहिर है सोमवार शाम को हुई इस वारदात ने पंजाब पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। पूरे के पूरे सूबे में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस हमले के पीछे छुपे चेहरों से नकाब तो हटा नहीं है, लेकिन जो शुरुआती खबरें सामने आई है वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। सूत्रों की माने तो इस हमले के पीछे 2 हमलावर हो सकते हैं, जो एक कार पर इस इमारत को निशाना बनाने पहुंचे थे। इन संदिग्धों ने बिल्डिंग पर करीब 80 मीटर की दूरी से फायरिंग की और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस हमले के फुटप्रिंट की तलाश में इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के 3 से ज्यादा मोबाइल टावरों से उस दौरान एक्टिव रहे मोबाइल फोन का डेटा स्कैन कर रही है। मोहाली से मंजीत सहगल और ललित शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। मोहाली धमाके के पीछे क्या बड़ी साजिश है, ये आपको बताएंगे शुभंकर। देखिए सईद, धमाका भले ही छोटा हो लेकिन साजिश बहुत बड़ी है और इसी का जिक्र हम करने जा रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले तरन तारन में विस्फोटक मिले थे और उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए कि क्या मोहाली में जो विस्फोट हुआ उसके तार कहीं तरन तारन से तो नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तरन तारन में 1.5 यानी 1.5 किलो RDX बरामद हुआ था, जो अच्छी खासी मात्रा है। ऐसे में ये सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि मोहाली में धमाका भले ही छोटा था लेकिन क्या इसकी साजिश बहुत बड़ी है, आगे प्लानिंग बड़ी है। तरनतारन में विस्फोटक के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहां मोहाली की बात की जाए तो यहां भी 2 लोगों का जिक्र हो रहा है कि वो गाड़ी से आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। कहीं मोहाली ब्लास्ट की जो तुलना है या उनकी जो कड़ियां हैं वो तरनतारन से जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि एक दिन का सिर्फ फासला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा 24 अप्रैल को भी बुड़ैल जेल के पास से हथियार बरामद हुए थे। कई और घटनाएं भी सामने आई थी जहां पर ड्रग्स मिले थे और ऐसे में कई घटनाएं जो एक के बाद एक आ रही हैं। क्या ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या इनके तार बॉर्डर उस पार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? ऐसे बड़े सवाल जो हैं वो खुफिया विभाग के मन में चल रहे हैं। खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाका अगर होता है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है और इसी वजह से NIA से लेकर DGP जो हैं वो लगातार एक्टिव हैं, लगातार पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद यहां पर वो जानकारियां जुटा रहे हैं। RPG का इस्तेमाल यहां पर बात की जा रही है। आतंकी अमूमन पुलिस, सेना, सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाते हैं। पंजाब जो कि बॉर्डर स्टेट है, ऐसे में अगर ये बैक टू बैक घटनाएं होती हैं तो ये खबर, ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हाल फिलहाल में जो एक और बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान या कहें कि पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी गतिविधियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या ये खालिस्तानी गतिविधियों का बढ़ना, RDX मिलना, ये हमला होना, क्या ये सारी कड़ियां एक दूसरे को जोड़ती हैं? इसी को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिए। बॉर्डर स्टेट पंजाब में जो खबरें आ रही हैं, कैसे वो अच्छे संकेत नहीं दे रही पंजाब की सुरक्षा को लेकर। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पर हुआ RPG अटैक महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस वारदात के पीछे गंभीर आतंकी साजिश होने का इशारा है।
ये और बात है कि अभी शासन प्रशासन ने खुलकर इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस वारदात और इससे पहले हुई वारदातों के सिलसिले पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। सूत्रों की माने तो खालिस्तान से जुड़े तत्व लंबे वक्त से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर पंजाब की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अब पंजाब के बेरोजगार नौजवानों और गैंगस्टरों को टारगेट किया जाने लगा है। उन्हें लालच देकर खालिस्तानी सोच को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा का पाकिस्तान जाना और वहां से जयपाल भुल्लर और दिलप्रीत बाबा से संपर्क करने की कहानी मामूली नहीं है। इस सीक्वेंस ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इससे पहले पंजाब में पैर पसारने की कोशिश करते आतंकी साजिश का और खुलासा करें, आइए जल्दी से हाल के दिनों में सामने आई आतंकी गतिविधियों पर एक निगाह डाल लेते हैं। सबसे ताजा मामला तो 9 मई का ही है, जब मोहाली में खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। इससे महज एक रोज पहले 8 मई को तरनतारन में आतंकी साजिश नाकाम हुई। यहां से पुलिस ने RDX जैसी खौफनाक चीज बरामद की। 9 मई को ही अमृतसर से हेरोइन की भारी खेप बरामद हुई। शक है कि इसका इस्तेमाल नार्को टेररिज्म के लिए किया जाने वाला था। इससे पहले 5 मई को हरियाणा के करनाल से 4 आतंकी हथियारों के साथ धर दबोचे गए। ये कार्रवाई, ये गिरफ्तारियां और ये कोशिशें पंजाब में लगातार बढ़ते आतंकी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। सूत्रों का कहना है कि बब्बर खालसा का चीफ वधावा सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ रंजीत सिंह नीटा, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन का चीफ भाई लखबीर सिंह रोडे और खालिस्तान कमांडो फोर्स का परमजीत सिंह पंजवाड़ सरीखे लोग खुलेआम पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में खेल रहे हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से कंवलजीत संधू के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, आज तक। तो करनाल से लेकर तरनतारन और तरनतारन से लेकर मोहाली तक ये खबरें क्या कहती हैं? क्या सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है? सवाल पूछेंगे मालिका। बिल्कुल, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, लगातार आप इस पूरे मामले पर, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और अभी इस वक्त अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है, क्योंकि कई गंभीर सवाल इस वारदात के बाद खड़े हुए हैं? देखिए, पंजाब के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन्हें एक चैलेंज मिला है और वो तफ्तीश करके बहुत जल्द इस सारे मामले का खुलासा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जो एक्सप्लोसिव है वो TNT है, TNT, और उन्होंने ये बताया कि जो ये विस्फोट किया गया है उसके लिए कहीं ना कहीं उसे लॉन्च किया गया है। अब लॉन्च कैसे किया गया है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की मल्टीपल जांच शुरू हो गई है। NIA की टीम यहां पर पहुंच रही है, पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस विंग से लेकर अन्य एजेंसियां इसमें शामिल हैं।